हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 43 करेंगे। दिनांक है इसकी 21 दिसंबर 2021 और इस वर्कशीट का उपविषय है सजीव एवं उनका परिवेश। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आवास के बारे में आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। आवास किसी जीव को वे प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान एवं सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है। तो आवास क्या होता है? जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे, जहाँ पर कोई भी आवास करे यानी रहे, उसे आवास कहा जाता है। वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं, जैसे के लिए जो कैमल होता है, जो ऊंट होता है, वो रेगिस्तान में रहता है, तो रेगिस्तान उसका आवास हो गया। और आवास में यानी रेगिस्तान में उसे भोजन भी मिलता है, सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है उसका आवास, यानी रेगिस्तान में उसे अपनी सारी नीड्स मिल जाती हैं। तो जहाँ पर कोई जीव रहे वो उसका आवास होता है। फिर आगे सामान्यत आवास कई प्रकार के होते हैं जिन्हें मुख्यतः इन समूह में बांटा गया है। तो आवास कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो दो होते हैं, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थलीय यानी जमीन पर और जलीय यानी पानी में। हम पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं स्थलीय और जलीय आवास और जानवरों के बारे में। तो स्थलीय आवास वो जगह होती हैं जो जमीन पर होती हैं और स्थलीय जानवर जो उन जगहों पर रहते हैं यानी जमीन पर रहते हैं। जलीय आवास जो पानी में होता है, जैसे ओशियन हो गया, पॉन्ड्स हो गए, ये जलीय आवास है। और जलीय जानवर मछली हो जाती है, मछली जल में रहती है, इसलिए जलीय जानवर है यानी जलीय जीव है। ओके, तो ये हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में भी, हमने ये पढ़ा था स्थलीय और जलीय के बारे में, तो इसे उतना मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। छोटे जानवर दिन के समय रेत में गहरे गड्ढे बनाते हैं और रात में बाहर आते हैं। तो मरुस्थल के जो जानवर होते हैं छोटे वाले, वो जो है दिन के समय तो गर्मी रहती है इसलिए वो गहरे गड्ढों में घुस जाते हैं और रात के समय थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं गड्ढों में से। पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। अब अगर हम बात करें मरुस्थल के पौधों के बारे में, तो या तो पौधों में पत्तियां अनुपस्थित होती हैं यानी होती ही नहीं हैं, या फिर बहुत छोटी होती हैं कांटों के रूप में। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस में कांटे होते हैं। तो ज़्यादातर मरुस्थल यानी रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं या तो वो कांटों से ही भरे होते हैं या उनमें बहुत कम ही पत्तियां पाई जाती हैं ज़्यादातर। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी होती हैं। ठीक है, तो जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं रेगिस्तान वाले पौधों में, और तने के ऊपर एक मोटी मोम की परत होती है। अब मरुस्थल में रहने वाला एक जीव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊंट। ये एक स्थलीय जीव है क्योंकि ये जमीन पर रहता है। ठीक है, तो पहला इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी लंबी टांगें होती हैं जो इन्हें रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर दूसरा, मूत्र थोड़ी मात्रा में निष्कासित करते हैं, यानी इन्हें मूत्र यूरिन जो होता है बहुत कम आता है। ओके, फिर इनका गोबर बहुत सूखा होता है। चौथा, यह कई दिनों के लिए पानी के बिना रह सकते हैं, आपने सुना होगा। तो ऊंट के बारे में ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं तालाब के बारे में। तालाब क्या है? जलीय आवास है। ठीक है, तो अधिकांश जीवों के शरीर एक रेखित रूप से व्यवस्थित होते हैं और इनमें गिल्स पाए जाते हैं। जैसे मछली को देखें तो मछली में गिल्स होते हैं और इनकी बॉडी इस प्रकार की ही बनाई जाती है जिससे ये पानी में स्मूथली चल पाए। ठीक है, जलीय पौधों में जड़ें कम विकसित होती हैं। अब हमने जीवों के बारे में पढ़ लिया, अब जलीय पौधों के बारे में पढ़ते हैं। इनमें जड़ें कम विकसित होती हैं, यानी जड़ें बहुत कम होती हैं, बड़ी नहीं होती ज़्यादा और ना ही ज़्यादा डीप होती। तने खोखले और हल्के होते हैं। तने बहुत ज़्यादा खोखले होते हैं और आपने देखा बहुत हल्के होते हैं। पत्तियां चौड़ी या रिबन की तरह होती हैं। ठीक है, अब जलीय आवास में रहने वाला एक जलीय जीव मछली के बारे में जानेंगे। पहला, इनका शरीर एकरित होता है, यानी वही चीज़ होती है कि इनका शरीर इस तरीके से बनाया जाता है जिससे वो चल सकें, ईजिली वाटर में मूव कर सकें। दूसरा, शरीर शल्कों से ढका होता है और इनमें पंख होते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने हल्के हल्के ये जो इनकी गिल्स होते हैं, ये जो साइड में दो पंख देख रहे हैं आप, है ना, तो ये बताया गया है, गिल्स उपस्थित होते हैं। ओके, तो ये हमने मछली के बारे में पढ़ा। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है? परिभाषा लिखिए। इसे करने से पहले हमारे चैनल पर हिंदी ग्रामर क्विज चल रहा है, आप चाहें तो उसे खेल सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आप अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर परिभाषा लिखिए।
हमें आवास, जैव कारक, अजैव कारक, मरुस्थलीय पौधों के लक्षण, जलीय पौधों के तने के विशिष्ट लक्षण, ऊंट और मछली के विशिष्ट लक्षण, इन सब के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आवास की परिभाषा आप कहाँ से लिखोगे? यहाँ से आप आवास की परिभाषा लिख दोगे। वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे दूसरा क्या है? जैव कारक। जैव कारक और अजैव कारक, इनकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ से लिखेंगे जैव कारक क्या होते हैं? किसी भी जीवधारी के क्रियाकलापों से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जैविक कारक कहते हैं। और अजैव कारक ऐसे समस्त कारक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं अजैव कारक कहलाते हैं। तो ये जैव और अजैव के बारे में आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे चलने पर मरुस्थलीय पौधों के लक्षण आपको बताने हैं। तो मरुस्थलीय पौधों के लक्षण के लिए देखो, मरुस्थलीय का क्या मतलब है? जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन यानी बताना है। तो इसके लिए देखिए, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो उपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी होती हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए और इसको आपको लिखना है। फिर आगे चलते हैं। आगे किसको डिफाइन करना है देखते हैं। अब है जलीय पौधों के तने के विशिष्ट लक्षण। तो जलीय पौधों के तने का विशिष्ट लक्षण एक ही है कि तने खोखले और हल्के होते हैं। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर लास्ट देख लेते हैं। ये आपका आंसर नंबर ई हो गया, जलीय पौधों का ये आंसर नंबर ई है। मैं यहाँ पर साथ ही साथ लिखती जाती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ई का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारा किसका आंसर है? ये हमारा मरुस्थलीय पौधों के लक्षण का आंसर है, यानी आंसर नंबर डी। ये आंसर नंबर डी का आप लिख देंगे ये। ठीक है, डी का ये हो गया, ई का ये हो गया, ए का ये हो गया। ठीक है, और बी और सी का मैंने आपको यहाँ पीछे लिखवाया, बी और सी का ये हो गया। ठीक है, जैव कारक और अजैव कारक। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे है लास्ट क्वेश्चन, ऊंट और मछली के विशिष्ट लक्षण के बारे में बताना है। तो देखो, ये ऊंट के, ये मछली के हो गए। अब इनमें से भी आप दो लिख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आप कोई दो ले सकते हैं। जैसे ये पहले एक ये ले लिया और एक लास्ट वाला ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों विशिष्ट लक्षण लिखने हैं ना, हमें थोड़े विशेष लिखने हैं। तो मछली का मैंने ये ऊपर के दो ले लिए। तो इस तरीके से आप ऊंट डालेंगे, ऊंट के ये 2 पॉइंट लिख देंगे, और मछली लिखेंगे, मछली के भी ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ऊंट और मछली के हमने कुछ विशिष्ट लक्षण हमने यहाँ पर मेंशन करे हैं। एक ये 2 हो गए, एक ये 2 हो गए मछली के। ओके, सो आज की वर्कशीट यही कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।